सीरीज की शुरुआत इस बात से होती है कि एक दिन आसमान से अनगिनत काले मोनोलिथ्स गिरे। फिर एक बैरियर डिप्लॉय किया गया। डिजास्टर स्पिरिट बीस्ट्स नाम के मॉन्स्टर्स ने उस बैरियर को तोड़ दिया और ह्यूमन रेल्म पर हमला कर दिया। डीमन ऑफ रूइन लिग्ना के नेतृत्व में जैसे ही वह गेट से सेना लेकर बाहर आया, ह्यूमैनिटी का भयानक मैसेकर शुरू हो गया। हम देखते हैं कि एक स्केलेटन नाइट एक बच्चे के पिता की हत्या कर देता है और बच्चा उसके लिए चिल्लाता है। माँ अनगिनत मॉन्स्टर्स के बीच से दौड़ती रहती है और स्केलेटन नाइट उसका पीछा करता है और हमला करता है। अपने बच्चे को बचाने के लिए माँ उसे धक्का देकर दूर कर देती है। बच्चा उसके लिए चिल्लाता है और माँ उसे भागने के लिए कहती है। अचानक वह अपने दोस्त की आवाज से होश में आता है, जो उसे उठने के लिए कह रहा होता है। हमें पता चलता है कि उसका नाम इत्सुकी तेन्मा है। लड़की उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्योंकि वह खोया खोया सा लग रहा था। इत्सुकी कहता है कि कुछ नहीं हुआ। वह कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता क्योंकि उसकी आंखों में आंसू है। उसका होमी कहता है कि शायद वह स्लीपी है, क्योंकि आमतौर पर इस समय वह सो रहा होता है। लेकिन आज स्कूल वाइड असेंबली थी, इसलिए उसे नैप लेने का मौका नहीं मिला। इत्सुकी कहता है कि उससे ज्यादा अजीब बात यह है कि टीचर अजीब कपड़े पहने हुए है। टीचर बताता है कि डिजास्टर बीस्ट्स के आने के बाद ह्यूमैनिटी में कुछ ऐसे लोग उभरे जिनके पास उन्हें काउंटर करने की शक्ति थी, जिन्हें अवेकनर्स कहा गया। 10 साल पहले जब ब्लू रिवर के नॉर्दर्न बैंक पर सबसे बड़ा डिजास्टर बीस्ट अटैक हुआ था, तब पूरी दुनिया से अवेकनर्स नदी के उस पार इकट्ठा हुए और उन्हें पीछे धकेल दिया। ये लड़ाई बाद में क्रॉसिंग वॉर के नाम से जानी गई। उसके बाद अटैक्स कम हो गए, लेकिन गिरने वाले मोनोलिथ्स की संख्या बढ़ गई। क्रॉसिंग वॉर के स्तर का एक विशाल अटैक निकट भविष्य में होने की संभावना है। उसका होमी कहता है कि वह नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट का जनरल कमांडर है, इजुमी नेंटो, और उसे लगा था कि इत्सुकी उसे जरूर जानता होगा, क्योंकि वह भी नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट से है। इत्सुकी कहता है कि उसने नाम जरूर सुना है, लेकिन उसे लगा था कि वह दाढ़ी वाला झुका हुआ बूढ़ा आदमी होगा, जबकि वह उससे कहीं ज्यादा अजीब दिखता है। होमी कहता है कि शायद वह उसके अजीब ड्रेस स्टाइल से कंफ्यूज हो गया है, लेकिन मोनोलिथ्स और बीस्ट्स के बारे में जो कुछ भी वे जानते हैं, वह सब उसी की वजह से है। फिर वह उसके डिसाइपल टे वैजिन के बारे में बताता है, जिसे लाइट ऑफ ह्यूमैनिटी का टाइटल मिला था, और वह उसका इकलौता स्टूडेंट था। निंटो आगे कहता है कि हाल की रिसर्च से पता चला है कि ऑर्डिनरी लोग जो अवेकेंड नहीं हैं, वे भी मोनोलिथ को छूने के बाद एक निश्चित प्रोबेबिलिटी से अवेकनर बन सकते हैं। वह आज यहाँ सिर्फ इसलिए आया है ताकि सभी को एक चांस मिल सके। अगर वे अवेकनर्स बनते हैं और बीस्ट्स से लड़ने के लिए खुद को समर्पित करते हैं, तो आने वाले युद्ध में वे बहुत बड़ी मदद होंगे। जैसे ही मोनोलिथ जमीन से ऊपर उठता है, स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं और अवेकन होने की दुआ करने लगते हैं। होमी पूछता है कि क्या उसने सुना, आखिरकार उन्हें अवेकन होने का चांस मिल रहा है। इत्सुकी कहता है फाइनली और आगे बढ़ता है, लेकिन होमी उसे पीछे न छोड़ने के लिए कहता है। पहले वाली लड़की उसे अपनी बारी का इंतजार करने को कहती है, लेकिन इत्सुकी उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह लॉक्ड होती है। वह कहता है कि आखिर वह दिन आ ही गया। अगले स्टूडेंट को बुलाया जाता है, लेकिन वह फेल हो जाता है। लोग कहते हैं कि यह अजीब है, क्योंकि वह नेचुरल बोर्न एथलीट था और अपने फर्स्ट ईयर में कई रिकॉर्ड्स बना चुका था। लेकिन शायद एथलेटिक एबिलिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक एक करके स्टूडेंट फेल होते जाते हैं और अभी तक एक भी अवेकेंड नहीं हुआ होता। लोग कहते हैं कि इस रफ्तार से पूरा स्कूल डूम्ड हो जाएगा। इसके बाद एक मोटे से स्टूडेंट को बुलाया जाता है, नाम ओशिहिकारू, लेकिन हम उसे ओइंकी कहेंगे। कुछ लड़कियां कहती है कि वह बुली है और उन्हें डराता है, क्योंकि उन्होंने उसे उनकी तस्वीरें लेते पकड़ा है, और अगर वह अवेकनर बन गया तो ये नाइटमेयर होगा। अचानक एक लड़का चिल्लाता है कि मोनोलिथ बदल रहा है। हम देखते हैं कि ओइंकी के चारों ओर लाइटनिंग बन रही है। ओइंकी कहता है कि अब नेंटो उसे नोटिस करेगा, और उसके बगल की खूबसूरत लड़की भी, क्योंकि वह एक एलिमेंटलिस्ट बन गया है। उसके स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं। लड़की कहती है कि आखिरकार उन्हें एक अवेकनर मिल गया। पता चलता है कि नेंटो उसका पिता है। वह कहती है कि लेवल 0 पर टोटल स्टैट वैल्यू आमतौर पर 5 होती है, लेकिन उसके पास 12 है। ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ न होने से बेहतर है। ओइंकी जश्न मना रहा होता है, लेकिन उसे ये भी बुरा लग रहा होता है कि कोई उसे ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहा। तभी इत्सुकी आगे बढ़ता है और उसे साइड में धक्का दे देता है। ओइंकी गुस्से में पूछता है कि वह समझता क्या है जो उसे छू रहा है। स्टूडेंट्स हैरान होते हैं कि उसने अपनी बारी का इंतजार क्यों नहीं किया, जबकि बस कुछ ही मिनट लगने वाले थे। वे कहते हैं कि अब वह पक चुका है, क्योंकि जब ओइंकी किसी को टारगेट करता है तो वह बचता नहीं। लड़की कहती है कि वह महसूस कर सकती है कि यह लड़का बहुत इमोशनल है। इत्सुकी कहता है कि उसने उस दिन की हर डिटेल अपने दिमाग में जला ली है, ताकि वह बीस्ट्स के लिए अपनी नफरत कभी न भूले
और उसका रिजॉल्व यहाँ मौजूद हर किसी से अलग है। नेंटो चौंक जाता है क्योंकि वह इत्सुकी के पीछे एक विशाल डेटी देखता है। जैसे ही इत्सुकी मोनोलिथ को छूता है, उसके सिर के ऊपर एक फूल उगता है और खिलने लगता है। दूसरे स्टूडेंट्स मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि वह कम से कम 100 मीटर ऊंचा है। उसके दोस्त बस उसे चीयर कर रहे होते हैं। लड़की कहती है कि ये वही फिनोमिनन है जो सिर्फ सबसे रेयर जॉब ऑर्डर ब्रेकर के आने पर होता है। नेंटो कहता है कि वह जानना चाहता है कि वह कितना पावरफुल होगा और वह इसे लेकर उत्साहित है। ओइंकी गुस्से में होता है कि उसने उसकी स्पॉटलाइट चुरा ली। जब इसकी आंखें खोलता है तो वह लोटस फ्लावर पर लोटस पोजीशन में बैठा होता है, ये सोचते हुए कि क्या वह सच में अवेकेंड हुआ है। फिर उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं। वह लेवल 0 पर फिक्स है, मतलब वह लेवल अप नहीं कर सकता। उसका गिफ्ट निर्वाणा कहलाता है और उसका स्किल ओवर मिमेसिस है, जो जेड रैंक का है। ये एनिमी अटैक्स को एनालाइज करता है और काउंटर स्किल्स हासिल करने देता है, लेकिन उसके सारे स्टैट्स शून्य है। वह कहता है कि वह पूरी तरह कुक्ड है, लेकिन जब वह और पढ़ता है तो उसे समझ आता है कि उसके स्टैट्स स्किल रैंक के आधार पर बढ़ेंगे और वह सारे डिबफ से क्लियर होकर पूरी तरह हील हो जाएगा। और क्योंकि उसका स्पेशल गिफ्ट निर्वाणा एक्टिवेट हुआ है, उसे हर कैटेगरी में 200 स्टैट्स मिलते हैं। वह कहता है कि यह तो पागलपन है। अगर वह ओवर मिमेसिस से कोई स्किल सीखता है तो निर्वाणा के जरिए उसे स्टैट्स मिल सकते हैं। उसे नहीं पता कि इससे वह किस लेवल के बराबर हो जाता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वह अवेकनर बन चुका है और वह डिजास्टर बीस्ट्स का पूरी तरह अनाहिलेशन करेगा। अब स्टूडेंट्स बस उसकी चमक से अंधे हो चुके होते हैं। लोटस फ्लावर अभी भी वैसा ही है और वह अब भी मोनोलिथ को छू रहा है। ओइंक कहता है दिस इज इम्पॉसिबल और वह महिला कहती है यह अनबिलीवेबल है कि ये एक रुकी अवेकनर के स्टैट्स हैं। नेंटो इसे पक्का करते हुए कहता है कि यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये लड़का निस्संदेह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने वाला है और सभी रुकीज में ये सबसे आगे है। सब लोग उसके स्टैट्स को देखते हैं और कहते हैं कि ये अमेजिंग है कि ऐसा कोई उनके स्कूल से है। ओइंक खुद को इंफीरियर महसूस करने लगता है और फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि उसके जैसे फेलियर को लूजर बनकर ही रहना चाहिए था। जैसे ही वह उस पर अटैक करता है, हम देखते हैं कि लाइटनिंग उसकी ओर उड़ने लगती है। इस स्किल का नाम सिल्वर स्नेक है। इत्सुकी के सामने एक स्टेटस विंडो दिखाई देता है जो बताता है कि स्किल डिटेक्ट हो चुकी है और ओवर मिमेसिस एक्टिवेट हो गया है। हम देखते हैं कि एनालिसिस की प्रोग्रेस धीरे धीरे बढ़ रही है और जैसे ही वह उस जगह पहुंचती है जहां इत्सुकी खड़ा था, वह वहां नहीं होता। स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वह पूरी तरह गायब हो गया है। अब हम उसे ओइंकी के ठीक पीछे खड़ा देखते हैं। वह कहता है कि डर की वजह से उसका शरीर हिल नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रोग्रेस अब 88% पर है। इत्सुकी उसे चेतावनी देता है कि वह खुद को लकी समझे। भले ही उसका चेहरा सुअर जैसा हो, फिर भी वह इंसान के रूप में पैदा हुआ है। अगर वह बीस्ट होता तो अब तक वह उसे 100 बार मार चुका होता। स्किल 94% पर पहुंच जाती है। जैसे ही ओइंकी जमीन पर गिरता है और प्रोग्रेस और बढ़ती है, वह हवा में फ्लोटिंग करने लगता है। इत्सुकी कहता है कि शायद यह सिर्फ सी रैंक स्किल होने की वजह से है, लेकिन एनालिसिस स्पीड पागलपन की हद तक तेज है। जब वह हवा में लेविटेट कर रहा होता है, तब वह सी रैंक स्किल थंडरक्लैप वेव प्राप्त करता है और उसके चारों ओर लाइटनिंग सर्ज निकलने लगती है। कोई कहता है कि वे फिर से ब्लाइंड हो सकते हैं और उसका दोस्त कहता है कि अच्छा हुआ वह सनग्लासेस लाया था। इत्सुकी कहता है कि हर बार जब उसकी स्किल से जुड़ी कोई चीज एक्टिवेट होती है तो उसे जबरदस्ती उस स्पेस में खींच लिया जाता है। यह स्किल उसे किसी भी लोअर रैंक की लाइटनिंग अटैक को अब्सॉर्ब करने देती है। इस स्किल को सीखने की वजह से उसे हर स्टैट में +10 मिलते हैं और वह पूरी तरह हील हो जाता है। वह अपने ड्रीम लाइक स्टेट से बाहर आता है और लोग कहते हैं कि अब इत्सुकी लाइटनिंग से घिरा हुआ है और ओइंकी से भी ज्यादा चमक रहा है। ओइंकी पूछता है कि उसने ये स्किल आखिर सीखी कैसे, लेकिन यह भी देखता है कि उसके स्टैट्स फिर से बढ़ गए हैं। तभी पूरे मैदान में बारिश शुरू हो जाती है और आसमान से एक मोनोलिथ नीचे उतरने लगता है। वह महिला पूछती है कि अभी ही क्यों। नेंटो कहता है कि स्कूल असेंबली कैंसिल कर दी गई है और ड्रिल के अनुसार सभी को इवैक्यूएट करना होगा और उसे यकीन है कि टारगेट वही है। वह महिला कहती है कि उन्हें भी भाग जाना चाहिए क्योंकि लड़ना उनकी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन नेंटो कहता है कि अगर वे भागेंगे तो लोग पैनिक कर जाएंगे और लगता है कि वह स्टूडेंट उन दोनों से ज्यादा गट्स रखता है क्योंकि इत्सुकी सीधा मोनोलिथ की ओर दौड़ रहा है। वह महिला सोचती है कि वह भाग क्यों नहीं रहा, जबकि मोनोलिथ अब पूरी तरह उतर चुका है।
उसके दोस्त उससे कहते हैं कि डिजास्टर बीस्ट आ रहा है और उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन वह कहता है कि वह सबको वाइप आउट कर देगा। उसका दोस्त पूछता है कि वह क्या कह रहा है, क्योंकि वह अभी अभी अवेकन्ड हुआ है, इसलिए उसे भी भागना चाहिए। उसकी दूसरी दोस्त भी सहमत होती है और कहती है कि उसे ऐसे फाइट नहीं करना चाहिए और ये बाकी अवेकनर्स पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन वह उसकी तरफ देखकर कहता है कि उस पर भरोसा करे। वह कहती है कि वह सिर्फ इस एक बार उस पर भरोसा करेगी। अगर वह मर गया तो उसकी जिम्मेदारी उसी की होगी। उसका दोस्त पूछता है कि क्या वह सच में ऐसे ही भागने वाली है, जबकि वह उसे खींच कर ले जा रही होती है। इत्सुकी कहता है कि उसे लगता है कि अवेकनर बनने के बाद उसका पहला एनिमी वही बनने वाला है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था। वह एक आंसू बहाता है और कहता है कि शायद वह सच में लकी है। हम देखते हैं कि सामने एक स्केलेटन सोल्जर है जो लेवल 8 का है। उसके स्टैट्स काफी हाई है, लेकिन इत्सुकी के आसपास भी नहीं। इत्सुकी कहता है कि अब समय है उस न्यू स्किल को ट्राई करने का जो उसने सीखी है। वह आगे की ओर डैश करता है और अपनी नई एबिलिटी से डिस्टेंस तुरंत कम कर लेता है। वह अटैक को डॉज करता है जो उसके गाल को छूते हुए निकल जाता है। वह कहता है कि वह किसी और को मरने नहीं देगा। वह मॉन्स्टर को सीधा चेस्ट पर मारता है। मॉन्स्टर उड़ता हुआ पास की एक बिल्डिंग में जा टकराता है। बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि इत्सुकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वे कहते हैं कि शायद उन्हें भागने की जरूरत नहीं है और यह सोचना ही पागलपन है कि उसने एक ही ब्लो में उसे स्कूल बिल्डिंग तक उड़ा दिया। नेंटो भी कहता है कि एक रुकी जिसने अभी अवेकन किया हो, अगर लेवल 8 कैलामिटी बीस्ट को ऐसे उड़ा दे तो उसकी स्पीड और पावर बाकी लेवल 0 से बिल्कुल अलग लेवल की है। लेकिन फिर भी उन स्केलेटन सोल्जर्स को हराना इम्पॉसिबल है। उनके पास 2 ट्रबलसम एबिलिटीज है। पहला एक गिफ्ट जो उनकी डिफेंस बढ़ाता है और दूसरा एक स्किल कॉल्ड बोनफायर जो जिसे भी छूती है उसे जला देती है। जैसे ही वह वही स्किल यूज करने लगता है, इत्सुकी के दोस्त डर से सिहर जाते हैं, लेकिन ओइंकी खुश हो जाता है और कहता है कि उसे अपनी औकात नहीं पता और अंत में वह सिर्फ राख बनकर रह जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि वह बिल्ट डिफरेंट है उसकी स्किल की वजह से। ओवर मिमेसिस एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही वह बी रैंक स्किल डिटेक्ट करता है और एनालिसिस शुरू हो जाती है। इत्सुकी कहता है कि जब भी एनिमी की स्किल उसे हिट करती है, एनालिसिस स्पीड बढ़ जाती है। जब वह आग को सहन करने लगता है, नेंटो की बेटी कहती है कि अगर कोई लेवल 10 अवेकनर भी इसे सीधे ले ले तो उसके बचने का कोई चांस नहीं होगा। और ये सोचकर कि जो जीनियस आखिरकार सामने आया था वह ग्रो करने का मौका मिलने से पहले ही कैलामिटी बीस्ट द्वारा मारा जाएगा। जब प्रोग्रेस 80% पर पहुंचती है, इत्सुकी कहता है कि जलकर मरना कितना दर्दनाक लगता है और उसे यकीन नहीं होता कि उसकी मां को ये सब सहना पड़ा होगा, लेकिन उसने ये सब मुस्कान के साथ किया। नेंटो समझ जाता है कि ये तो अभी बस शुरुआत है। इत्सुकी मॉन्स्टर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि जैसे ही एनालिसिस पूरी होगी सब खत्म हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि वे बेवकूफ थे कि वे उसमें उम्मीद का एक पल भी नहीं देख पा रहे थे। लेकिन सनग्लासेस वाला लड़का उन्हें देखने को कहता है क्योंकि नीला लोटस फ्लावर फिर से दिखाई दे चुका है और अगर वह इत्सुकी है तो शायद वह एक और मिरेकल दिखा दे। इत्सुकी सोचता है कि इस बार उसने कौन सी स्किल सीखी है। बॉनफायर स्किल के एनालाइज होने के कारण वह एक्वायर होती है। ये मैना कंज्यूम करके आइस जनरेट करती है और ब्रैंक या उससे नीचे की सभी फायर एलिमेंट स्किल्स को ब्लॉक कर देती है। नई स्किल सीखने की वजह से उसे सभी स्टैट्स में +20 मिलते हैं और वह पूरी तरह हील हो जाता है। इत्सुकी कहता है कि पहले वह पूरी ताकत से हमला करने के बाद भी उसकी डिफेंस तोड़ नहीं पाया, लेकिन अब अटैक पावर इतना बढ़ जाने के बाद वह इसे कर पाने में सक्षम होगा। लोटस फ्लावर उसे घेरता रहता है जब तक कि वह पूरी तरह ब्लूम नहीं हो जाता। सब लोग बस इस बात से एक्साइटेड है कि वह जिंदा है। सनग्लासेस वाला लड़का कहता है कि उसे पहले से पता था कि वह कोई प्लॉट आर्मर एक्टिवेट करने वाला है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स यकीन नहीं कर पा रहे कि ऐसा मिरेकल हो गया। नेंटो की बेटी कहती है कि उसके पास जरूर कोई सेल्फ हीलिंग स्किल होगी, लेकिन उसने सोचा था कि वह लाइटनिंग एलिमेंट स्किल यूजर है। नेंटो कहता है कि ऑर्डर ब्रेकर सबसे मिस्टीरियस जॉब है, लेकिन इत्सुकी तो उनमें भी एक एक्सेप्शन लगता है क्योंकि वह इतनी परफेक्टली रिकवर हो गया। शायद अगर उसके लिम्स भी कट जाए या उसका ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाए तब भी वह रिकवर कर ले। उसे सच में उसकी सेल्फ हीलिंग की लिमिट्स जानने की जिज्ञासा है। स्केलेटन फिर से बॉनफायर के साथ उस पर सीधा चार्ज करता है। ब्लैक आइस उसके शरीर पर बनने लगती है और वह पूरी तरह उससे ढक जाता है। हम देखते हैं कि वह फायर को नलिफाई कर देती है और वह उसके बीच से आगे बढ़ जाता है। जब स्केलेटन ये समझ जाता है तो वह मिली अटैक करता है,
लेकिन इत्सुकी हवा में कूद जाता है और ब्लैक आइस से एक विशाल क्लब बनाता है और उसे घुमाकर स्केलेटन नाइट को चीर देता है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सिर्फ कोई अवेकेंड ही उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकता है। ओइंकी और नेंटो की बेटी दोनों ही उसे देख तक नहीं पाए और वे पूछते हैं कि यह आखिर कैसे पॉसिबल है कि ये एक रुकी है। इत्सुकी कहता है कि वह सिर्फ अपने शरीर की रक्षा के लिए मजबूत आर्मर बना सकता है, बल्कि किसी भी शेप में वेपन भी बना सकता है और उसने अपने स्टेज के लिए सच में गॉड टियर स्किल हासिल कर ली है। उसका होमी चिल्लाते हुए उसके पास आता है और उसे गले लगाता है। कहता है कि वह इतना डर गया था कि प्योर फियर से उसके बोल्स अंदर चले गए थे। आखिरकार हमें उस लड़की का नाम पता चलता है। उसका नाम सिया है। इत्सुकी पूछता है कि वह कहाँ है। वह कहता है कि उसे लगा था कि वह पहले यहाँ आ गई होगी। वह रोने जैसी हालत में दिख रही थी। इत्सुकी इधर उधर देखता है और कहता है कि वह जरूर नाराज होगी। नेंटो की बेटी कहती है कि यह सोचना ही अविश्वसनीय है कि उस लड़के ने ऐसे स्केलेटन सोल्जर को हरा दिया जिसे एक लेवल 10 भी स्ट्रगल करता। हमें उसका नाम पता चलता है। अगर नेंटो उससे कहता है कि वह यहीं रुके और क्लीन अप में मदद करे और साथ ही प्रिंसिपल को एक पर्सनल मैसेज दे दे, वह उस लड़के को अपने साथ ले जाने वाला है। उसका होमी कहता है कि जीतने के बाद उसके नाराज होने का कोई चांस नहीं है। वह शायद मॉन्यूमेंट की तरफ गई होगी क्योंकि उसे डर था कि वह उससे पीछे न रह जाए। वह कहता है कि उसे उम्मीद है कि ऐसा ही हो। इसके बाद नेंटो उसका नाम लेकर उसके पास आता है। सब लोग सोचने लगते हैं कि शायद वह उसे अपना डिसिपल बनाने वाला है, लेकिन वे कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके पास पहले से वजिन है और चाहे इत्सुकी कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, ये इम्पॉसिबल है। होमी कहता है कि वह सिया को ढूंढने जा रहा है क्योंकि उसे समझ आ गया कि उसे इस बातचीत में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नेंटो इत्सुकी से कहता है कि वह स्पेशल है। इत्सुकी पूछता है कि कैसे। नेंटो कहता है कि उसे लगता है कि उसका दिल हेट्रेड और रेज से भरा हुआ है और वह उसका रीजन जानना चाहता है। इत्सुकी बताता है कि 10 इयर्स पहले उसके पेरेंट्स उसे बचाते हुए एक कैलामिटी बीस्ट द्वारा मार दिए थे और अगला नंबर उसका ही था। वह डर के मारे वहीं बैठा हुआ था, लेकिन एक अवेकेंड फ्लुएंट ने उसे बचा लिया। उसकी आंखों के सामने ही उसकी मां जलकर राख बन गई। उसने उससे कहा था कि अब उसे आगे का रास्ता अकेले चलना होगा। उसने खुद को इसके लिए दोषी ठहराया और सोचा कि सिर्फ उसे बचाने के कारण ही उसके पेरेंट्स मरे। उसने समझ लिया था कि लिग्ना ही हर चीज की असली वजह है और उसी दिन उसने कसम खाई थी कि वह उसे और उसकी पूरी जाति को खत्म कर देगा। नेंटो कहता है कि इतना हेट्रेड होने के बावजूद भी अगर वह अब भी आंसू बहा सकता है तो इसका मतलब है कि वह जेन्युइन है। इत्सुकी कहता है कि उसके आंसू पहले रुक चुके थे, लेकिन आज के बाद से वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। नेंटो उसे अपना डिसाइपल बनने का ऑफर देता है और उसे सेवियर अलायंस में शामिल होने के लिए कहता है ताकि उसे ओवरवेलमिंग पावर दी जा सके। इत्सुकी पूछता है कि सेवियर अलायंस क्या है। नेंटो बताता है कि ये 5 कॉन्टिनेंट्स की गवर्नमेंट्स द्वारा बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के स्ट्रॉन्ग अवेकनर्स को इकट्ठा करती है ताकि बीस्ट से ज्यादा एफिशिएंटली और साइंटिफिकली लड़ा जा सके। इसके सभी मेंबर्स नियमित रूप से बीस्ट से लड़ते हैं और उन्हें सेवियर्स कहा जाता है। उन्हें डेडिकेटेड ट्रेनिंग ग्राउंड्स और पावरफुल वेपन्स दिए जाते हैं, साथ ही बहुत हाई सैलरी भी मिलती है। यहाँ तक कि ट्रेनिंग में मौजूद एक सेवियर को भी हर महीने 10,000 गोल्ड मिलते हैं। इत्सुकी हैरान होकर कहता है, "That's a lot of money." नेंटो कहता है, ऑफ कोर्स, इतना जेनरस ट्रीटमेंट फ्री में नहीं होता। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे हमेशा फ्रंट लाइंस पर लड़े। इत्सुकी कहता है कि उसे पे या रिसोर्सेज की परवाह नहीं है। उसके लिए सबसे जरूरी बात बीस्ट से लड़ पाना है और वह कहता है कि वह सेवियर बनेगा। नेंटो बताता है कि हर फरवरी में एक एग्जाम होता है जिसमें 10,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं और उनमें से सिर्फ 100 को ही सेवियर बनने की अनुमति मिलती है। इत्सुकी पूछता है कि एग्जाम में अब तक का हाईएस्ट स्कोर क्या है। नेंटो कहता है कि यह ज्यादा रेफरेंस तो नहीं बनेगा, लेकिन 115,000 स्कोर वाजिन ने सेट किया था और अगर कोई उसका 30% भी ले आए तो वह पास हो जाएगा, लेकिन 50% लेने वाला फर्स्ट प्लेस पर होगा। इत्सुकी कहता है कि वही स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकेंड है। किसी वजह से नेम्स बदल गए थे, लेकिन मैं उसे उसी नाम से बुलाता रहूंगा। वह उसे उसी पहले नाम से बुलाता है जो उसने पढ़ा था, यानी विजिन। नेंटो कहता है कि वाजिन स्पेशल है। खुद की तुलना उससे करने से सिर्फ उसे डिस्पेयर महसूस होगा, लेकिन उसे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। उसके टैलेंट के साथ वह उसके बराबर खड़ा हो सकता है, लेकिन इत्सुकी कहता है कि वह राइवल्स रखने में यकीन नहीं रखता, इसलिए वह उसे पीछे छोड़ देगा। नेंटो हैरान हो जाता है और उसे वैजिन के साथ हुई एक पुरानी बातचीत याद आती है। उसने कहा था कि युवा लोग उसके फुटस्टेप्स पर चलने की कोशिश करेंगे। वैजिन ने कहा था कि सिर्फ फॉलो करने से बीस्ट्स के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती।
कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उसे सरपास करेगा। जैसे उगता हुआ नया सूरज ढलते हुए सूरज की जगह ले लेता है और वह उस दिन का इंतजार कर रहा है। नेंतो कहता है कि लगता है वह दिन आखिरकार आ ही गया है। कुछ समय बाद वे एक बिल्डिंग की ओर जाते हैं और इत्सुकी पूछता है कि वह क्या है। नेंतो समझाता है कि मॉन्यूमेंट्स ऐसे पैसेजेस है जो इस दुनिया को बीस्ट की दुनिया से जोड़ते हैं। इसीलिए अगर आप सिर्फ बीस्ट को मार दें और मॉन्यूमेंट को छोड़ दें तो नए बीस्ट्स आते ही रहेंगे। ये बिल्डिंग एक ऐसी फैसिलिटी है जो उन मॉन्यूमेंट्स को आइसोलेट करने के लिए बनाई गई है जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सका। अवेकनर्स समय समय पर उन कैलामिटी बीस्ट्स को वाइप आउट करते हैं जो मॉन्यूमेंट से निकलते हैं। ऐसा करने से बैरियर का स्केल दबा रहता है और ये ट्रेनिंग के काम भी आता है। इत्सुकी कहता है कि शॉर्ट में कहे तो ये एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है और सोचता है कि वह इतना रैम्बल क्यों कर रहा था। नेंटो कहता है कि वे इन्हें बस स्टेजेस कहते हैं। यहाँ दिखाई देने वाले कैलामिटी बीस्ट्स का लेवल और नंबर अनकंट्रोलेबल होता है, इसलिए अंदर बहुत डेंजर होता है। खासतौर पर उनके सामने वाला स्टेज बेहद टफ है। ये रुकीज के बीच सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट वाला स्टेज है। इसे रुकी ग्रेवयार्ड कहा जाता है। उस समय वैजिन, जो तब सिर्फ एक बडिंग अवेकन था, उसने इसे लेवल 10 पर 3 मिनट और 14 सेकंड में क्लियर किया था। अगर वह सच में उसे सरपास करना चाहता है तो उसे इसे 3 मिनट में पूरा करना होगा, और अगर वह ऐसा कर लेता है तो नेंतो उसे अपना डिसाइपल बना लेगा। जब वे अंदर जाते हैं तो हर कोई नेंतो को तुरंत पहचान लेता है, लेकिन वे कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वह किसी रैंडम इंसान के साथ चल रहा हो जब तक कि वह वेजिन के लेवल का ना हो। इत्सुकी पूछता है कि क्या यह आदमी सच में इतना फेमस है। फिर वह दीवार पर लिखे नोटिस को देखता है जिसमें लिखा होता है कि अंदर के सभी बीस्ट्स लेवल 10 के हैं, मतलब वे स्केलेटन सोल्जर से 2 लेवल्स ज्यादा है। लोग सोचने लगते हैं कि क्या वह सच में स्टेज में जाने वाला है। वह रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वह एंटर करना चाहता है। वह पूछती है कि कितने चैलेंजर्स हैं। वह कहता है कि वह अकेला ही जाएगा। सब लोग सन्न रह जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट उसे मजाक बंद करने को कहती है और पूछती है कि क्या वह ब्राउजिंग कर रहा है या फिर लड़कियां पटाने आया है। वह सोचता है कि वह आखिर क्या बकवास कर रही है। वह कहता है कि वे उसे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसे शुरू से ही उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह यहाँ स्टेज को चैलेंज करने आया है। वह कहती है कि उसे टफ बनने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है और वह उसे अपना कॉन्टैक्ट इन्फो दे देगी, इसलिए वह घर चला जाए। वह कहता है कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं है, वह बस स्टेज में जाना चाहता है। वह डर जाती है और कहती है कि अगर वह मर गया तो वह जिम्मेदार नहीं होगी। वह कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि उसे ये बात बार बार कहनी पड़ रही है। पीछे खड़े लोग उस पर हंसने लगते हैं। जैसे ही वह अंदर जाता है, लोग कहते हैं कि वह अजीब तरह से कॉन्फिडेंट है और भले ही उसका गिफ्ट स्पेशल ग्रेड हो, शायद वह सच में यह कर सकता है। लेकिन एक और आदमी कहता है कि अगर लेवल कम है तो बाकी सब बेकार है। इत्सुकी बायोमेट्रिक्स के पास जाता है और अपनी कलाई स्कैन करता है। गेट उसे एंट्री दे देता है। वह कहता है कि प्रॉमिस 3 मिनट का है और उसे अपनी पूरी ताकत झोंक देनी होगी। जैसे ही क्लॉक शुरू होती है, वह सीधे अंदर घुस जाता है। वह कहता है कि एरिया उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। भले ही ये आर्टिफिशियल हो, लेकिन स्टेज में यह उसका पहला एक्सपीरियंस है। वह कहता है कि वे जल्द ही आने वाले हैं। पहला एनिमी जो उसके सामने आता है वह एक ट्री स्पिरिट है जो लेवल 4 का है। उसके पास कोई गिफ्ट नहीं है। इत्सुकी अपनी हथेली को स्केलेटन जैसी एक्स में बदलता है और एक ही वार में उसे काट देता है। फिर वह पूछता है कि अब बाकी को कैसा लग रहा है अपने लड़के को ओमलेट की तरह फोल्ड होते हुए देखने में। आगा कहती है कि रुकीज के लिए और भी बहुत स्टेजेस हैं, तो उसने उसे इसी में क्यों डाला। नेंतो कहता है कि वह वैजिन को सरपास करेगा, इसीलिए उसने उसे यही चैलेंज दिया। वह कहती है कि यह इम्पॉसिबल है जब तक कि वह इंसान होने की लिमिट से बाहर न निकल जाए। नेंतो कहता है कि इस तरह की बातों से उसे लगता है कि शायद वह मानती है कि वैजिन पहले ही ह्यूमैनिटी से ऊपर उठ चुका है। वह कहती है कि उसे बात करना आसान और अच्छा था, लेकिन उसने उसे एक पल में लेवल 97 को मारते देखा था। उस समय उसकी आंखें कोल्ड, लोनली और डिटैच्ड थी। वह उन्हें इंसानी आंखें नहीं मान पाई। वे किसी डीटी या गॉड की आंखों के ज्यादा करीब थी। नेंतो कहता है कि उस लड़के में भी वैजिन से कम पोटेंशियल नहीं है। अभी वह सिर्फ एक अनपॉलिश्ड रफ स्टोन है। अगर वैजिन को लोगों को बचाने वाले गॉड से तुलना करें तो इत्सुकी एक ऐसा डेविल है जो हेट्रेड में डूबा हुआ है और जो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इत्सुकी कहता है कि इस लेवल के डिजास्टर बीस्ट्स पर उसकी एबिलिटी एक्टिवेट भी नहीं हो रही। तभी उसके पीछे एक जायंट बीस्ट दिखाई देता है। वह मुड़ता है और उसका सिर काट देता है और पूछता है कि क्या बस इतना ही था। वह सोचता है कि लेवल 10 उतने क्रेजी नहीं है।
जितना उसने सोचा था। लेकिन फिर कहता है कि अगर ये इतना आसान होता तो इसे रुकी ग्रेवयार्ड नहीं कहा जाता। मॉन्स्टर की बी रैंक स्किल सेल्फ रिजेनरेशन एक्टिवेट हो जाती है। एनालिसिस शुरू होती है। इत्सुकी हैरान हो जाता है और मॉन्स्टर उसके चारों ओर बेलेन छोड़ देता है। वह हैरान होता है कि सिर कटने के बाद भी ये रिजेनरेट हो गया। लेकिन जैसा उसने सोचा था, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होने वाला। हम उसके स्टैट्स देखते हैं, जो काफी अच्छे हैं, स्केलेटन नाइट से भी ज्यादा। इत्सुकी अपनी कलाई पर ब्लैक आइस एक्टिवेट करता है और बेलो को तोड़ता है। वह कहता है कि उसे कम समय में मैसिव डैमेज देना होगा ताकि ये रिजेनरेट ना कर सके। वह सीधे अटैक में घुस जाता है। प्रोग्रेस अब 17% पर है और बढ़ रही है। वह ब्लैक आइस से दोनों हाथों को ब्लेड्स में बदलकर रास्ता काटता हुआ आगे बढ़ता है। 21% पर वह मॉन्स्टर के बीच से सीधा काट देता है और कहता है कि वह इसे पूरी तरह चॉप कर देगा ताकि ये फिर रिजेनरेट न कर सके। वह ऐसा ही करता है और मॉन्स्टर टुकड़ों में गिर जाता है। वह कहता है कि इतने समय तक ब्लैक आइस इस्तेमाल करने से उसकी मैजिक पावर अब खत्म होने वाली है। लेकिन जैसे ही वह कहता है कि अब बस थोड़ी सी बची है, मॉन्स्टर यह और भी तेज हमलों का इस्तेमाल करने लगता है। इत्सुकी, जो ब्लैक आइस का उपयोग नहीं कर पा रहा है, अब सिर्फ उन्हें डॉज कर रहा है। वह कहता है कि यह बहुत ट्रबलसम है और हर बार जब यह रिजेनरेट करता है, इसकी एनालिसिस स्पीड और बढ़ जाती है। वह मैजिक कंजम्पशन को सप्रेस करने के लिए ब्लैक आइस डीएक्टिवेट कर देता है और अटैक से बचने और डिस्टेंस बनाए रखने के लिए थंडरक्लैप वेव का इस्तेमाल कर रहा है। और ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि 3 मिनट की लिमिट है। वह अब 75% पर है और वह अपने आर्म्स पर ब्लैक आइस का उपयोग करके एक्सिस बनाता है। वह कहता है कि वह दोनों को साइमल्टेनियसली एक्टिवेट करेगा ताकि मैक्सिमम डैमेज दे सके और उसे एंडलेसली रिजेनरेट करने पर मजबूर कर सके, जिससे एनालिसिस स्पीड और भी बढ़ जाएगी। वह आगे बढ़ते हुए लगातार क्लीव करता रहता है और कहता है कि अगर वह जीरो मैजिक पावर की स्टेट में मिमेसिस एक्टिवेट नहीं कर पाया तो वह यही मर जाएगा। वह कहता है कि अगर वह मर भी गया तो इसका मतलब यही है कि उसकी हैसियत बस इतनी ही थी। वह एक्स को ब्लेड में बदलता है और उसके सिर के ऊपर से नीचे की ओर स्विंग करता है, लेकिन उसकी ब्लैक आइस टूट जाती है। उसके मुंह से खून बहने लगता है और वह कहता है कि लगता है उसकी मैजिक पावर खत्म हो गई है क्योंकि वह हर तरफ से अटैक्स में इम्पेल्ड हो चुका है। वह अब 99% पर है और वह कहता है, जैसा उसने सोचा था, इट डजंट रिक्वायर मैजिक पावर टू यूज मिमेसिस, जिसका मतलब है कि ये उसकी विक्ट्री से परफेक्टली मैच करता है। 100% पर पहुंचते ही लोटस फ्लावर प्रकट होता है, जो सारे अटैक्स को तोड़ देता है और उसने स्किल लोटस एक्सप्लोजन हासिल कर लिया है। ये मैजिक पावर कंज्यूम करके एनिमीज को एक्सप्लोसिव डैमेज देता है और इसकी पावर इस्तेमाल की गई मैजिक के प्रोपोर्शनल होती है और इसकी स्केलिंग इनफाइनिट है। हर बार जब वह इससे किसी को किल करता है तो इसका रेंज 1% बढ़ जाता है, लेकिन स्किल एक्वायर करने की वजह से उसके सारे स्टैट्स 20 बढ़ जाते हैं और वह पूरी तरह हील हो जाता है। मॉन्स्टर वहीं फ्रोजन खड़ा रहता है और वह अपने हाथ क्लैप करता है। एबिलिटी एक्टिवेट होते ही एक रेड फायरी वेव निकलती है, जो सामने खड़े मॉन्स्टर और उसके आसपास की जमीन को पूरी तरह डिसइंटीग्रेट कर देती है। इत्सुकी कहता है कि यह बुरा नहीं था और सिर्फ 1/3 मैजिक पावर से ही उसके आसपास के सारे बीस्ट्स साफ हो गए। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि मिमेसिस उसकी मैजिक पावर भी रिस्टोर कर देगा, लेकिन तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है और वह सोचता है कि ये क्या है। अब 2 मिनट्स बचे हैं और रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उन्हें रेस्क्यू टीम को बुलाना चाहिए क्योंकि वह अभी तक बाहर नहीं आया है। एज कहती है कि उसे नहीं लगता कि वह लेवल 10 डिजास्टर बीस्ट से हारेगा, लेकिन 3 मिनट्स के अंदर क्लियर करना इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही वह ये कहती है, ठीक उसी वक्त वह कर दिखाता है। एक नया रिकॉर्ड अचीव होता है और वह पूछती है कि क्या उसने सच में क्लियर कर लिया, क्योंकि अभी 3 मिनट्स भी पूरे नहीं हुए हैं, जिसका मतलब है कि उसने वैगन से पूरे 1 मिनट पहले क्लियर कर लिया। वह बाहर निकलता है और हर कोई हैरान रह जाता है, कहता है कि ये किसी जोक से कम नहीं है। इत्सुकी फिर पूछता है कि क्या वह अब उसे इंस्ट्रक्ट करेगा और उसे टीचर कहकर बुलाता है। नेंतो उसे अपना स्टूडेंट कहता है और कहता है, वेल डन। आहा कहती है कि बहुत समय बाद उसने अपने पिता को इतना खुश देखा है। सब कहते हैं कि अगर वह सच में नेंतो का स्टूडेंट है तो यह समझ में आता है कि उसने वैजिन का रिकॉर्ड कैसे तोड़ा। रिसेप्शनिस्ट फिर उसे रिकॉर्ड तोड़ने पर एक प्रेजेंट देती है और शर्माते हुए कहती है कि उसे पहले जो कहा था उसके लिए माफी है। इत्सुकी कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसे कुछ मिलेगा और कहता है कि ये ठीक है क्योंकि कोई भी यही सोचेगा कि लेवल 0 का इसे चैलेंज करना रेकलेस है। वह उसे थैंक्स कहता है और वह और ज्यादा फ्लश हो जाती है
कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। एजे उसे कहती है कि वे जा रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि वह उसके पिता का स्टूडेंट बन गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वह ज्यादा कैरिड अवे हो जाए। नेंटो कहता है कि लगता है इस लेवल का स्टेज उसके लिए बहुत छोटा है और उन्हें डिफिकल्टी बढ़ानी चाहिए। उसकी करंट एबिलिटी के साथ उसे एडवांस्ड स्टेज चैलेंज करना चाहिए। इत्सुकी पूछता है कि उसका क्या मतलब है और आगा कहती है कि लेवल ही डिजास्टर की स्ट्रेंथ तय करने वाला एकमात्र फैक्टर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर स्पीशीज होता है। कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जिनकी इंटेलिजेंस इंसानों के बराबर या उससे भी ज्यादा होती है और वे बहुत ट्रबलसम एग्जिस्टेंसेस होती है। मतलब वे एसेंशियली अवेकेंड के जैसे ही होते हैं। कहा जाता है कि अभी सिर्फ ह्यूमंस के पास ही जॉब्स हैं। दूसरे शब्दों में स्पीशीज के हिसाब से स्टैट्स अलग अलग होते हैं। एडवांस्ड स्टेज में ऐसी पावरफुल स्पीशीज के डिजास्टर बीस्ट्स होते हैं जिनके पास इंटेलिजेंस होती है। उनकी डिफिकल्टी उससे कई गुना ज्यादा होती है जिसका वह अभी सामना कर चुका है। और क्योंकि नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के ज्यादातर एडवांस्ड स्टेजेस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 4 में है, वही उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। इत्सुकी कहता है कि इसका मतलब है कि जिन दो से उसने पहले फाइट किया था उनके पास इंटेलिजेंस नहीं थी और क्योंकि वे अटैक होने पर स्क्रीम भी नहीं कर रहे थे, वह पिस्ट हो जाता है और पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि उन्हें पेन भी फील नहीं होता। और अगर ऐसा है तो उसे उम्मीद है कि एडवांस्ड स्टेजेस वाले फील कर पाएंगे। वह डर जाती है और सोचती है कि आखिर उसके साथ क्या गड़बड़ है। लोग बातें करते रहते हैं कि उन्होंने सुना है कि वह उसे एडवांस्ड स्टेज ले जा रहा है और हाल ही में वहां एक आदमी मारा गया था और वह किसी और के द्वारा किया गया था। एक बाईस्टैंडर पूछता है कि क्या वे राजी की बात कर रहे हैं। कोई और उसका मुंह ढक देता है और कहता है कि अगर उसने सुन लिया तो वह अरेस्ट कर दिया जाएगा। आखिरकार वह नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 4 चीफ का बेटा है। फिर हम उसके बॉडीगार्ड को पूछते हुए देखते हैं कि वह कब निकलेगा। वह कहता है कि यहाँ की हर चीज उसी की है, इसलिए वह कब जाएगा ये उसी पर निर्भर है और लाइन में इंतजार करना कॉमनर्स का तरीका है। कुछ समय बाद हम उसे एक बॉक्स खोलते हुए देखते हैं और इत्सुकी कहता है कि वह इसे पहचानता है। नेंटो पूछता है कि क्या उसने पहले कभी कार्मा स्टोन देखा है और इत्सुकी कहता है कि स्टेज में डिजास्टर स्पिरिट बीस्ट को डिफीट करने के बाद यह ड्रॉप हुआ था, लेकिन फर्क यह है कि इसका कलर ज्यादा ग्रीन है। अगा हैरान हो जाती है और कहती है कि बिगिनर स्टेज में इंटरमीडिएट स्टोन का ड्रॉप होना अनहर्ड ऑफ है। इत्सुकी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है कि कार्मा स्टोन असल में होता क्या है। वह कहती है कि वह उसे एक्सप्लेन करेगी और लो की भूल गई थी कि वह एक रुकी है। इसका एक और नाम एक्सपीरियंस स्टोन है। जब कोई डिजास्टर स्पिरिट बीस्ट या अवेकेंड मरता है तो उससे एक इनविजिबल सब्सटेंस निकलता है जिसे कार्मा या एक्सपीरियंस पॉइंट्स कहते हैं। कुछ माइनक्राफ्ट टाइप चीज उसे अब्सॉर्ब करने से लेवल बढ़ता है। संक्षेप में कार्मा स्टोन्स ऐसे स्टोन्स होते हैं जिनके अंदर कार्मा छुपा होता है। स्टोन का इस्तेमाल करके उसे अब्सॉर्ब करना लेवल अप करने का एक तरीका है, लेकिन अजीब बात यह है कि ये नेचुरली ऑकर नहीं करने चाहिए। तो फिर वह स्टेज में क्यों था? नेंटो कहता है कि यह उसके गिफ्ट का इन्फ्लुएंस होने की संभावना है। दोनों पूछते हैं कि उसका क्या मतलब है। नेंटो कहता है कि नॉर्मली डिफीटेड का कर्मा विक्टर द्वारा अब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन 2 को डिफीट करने के बाद भी उसका लेवल अप नहीं हुआ, मतलब उसने उसे अब्सॉर्ब नहीं किया। लेकिन जो कर्मा एक बार अपीयर हो चुका हो वह बिना वजह वैनिश नहीं होता। अगर उसका अंदाजा सही है तो स्कूल पर अटैक करने वाले बीस्ट का कर्मा वहां मौजूद अवेकन ने अब्सॉर्ब कर लिया था। दूसरी तरफ स्टेज में क्योंकि वह सील्ड स्पेस है वह नहीं कर सका। उसे अब्सॉर्ब करने के लिए कोई और वेसल नहीं था, इसलिए वह एक ही पीस में सॉलिडिफाई हो गया। वह रियल था और कर्मा स्टोन बन गया। एग कहती है कि इसका मतलब है कि वह लेवल अप नहीं कर सकता और अगर ऐसा है तो वह अपने स्टैट्स कैसे लेवल अप करेगा। वह उसे बताने ही वाला होता है, लेकिन नेंटो चिल्लाता है और कहता है कि अवेकेंड गिफ्ट एक एब्सोल्यूट सीक्रेट है जिसे दूसरों के साथ शेयर नहीं किया जाना चाहिए और पूछता है कि क्या वह भूल गई है। वह डर जाती है और माफी मांगती है, लेकिन नेंटो कहता है कि वह स्टोन अपने पास रखे या बेचे ये उसी पर छोड़ता है। उसकी 5 कॉन्टिनेंट्स के हाई कमांड के साथ एक मीटिंग है, इसलिए वह कुछ समय के लिए जा रहा है। इस बीच एग उसकी देखभाल करेगी, लेकिन जाने से पहले कुछ बातें हैं जो वह चाहता है कि उसे याद रहें। पहली, उनका रिलेशनशिप एक सीक्रेट है। दूसरी, किसी को भी उसके गिफ्ट के बारे में नहीं बताना है। तीसरी, जब तक वह वापस न आए उसे कम से कम 6 हाई रैंकिंग गेट्स क्लियर करने हैं। चौथी, अगर उसे कुछ सही लगता है तो उसे पूरी ताकत से करना है और चाहे जो भी हो वह उसके साथ है। इत्सुकी कहता है ऑफ कोर्स और वह नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में फ्लेम रॉक एग्जीक्यूशन ग्राउंड की ओर जाता है। अंदर हम देखते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वे पहले आए थे और उन्हें अंदर जाने देना चाहिए, लेकिन राजी के गार्ड्स कहते हैं कि यह पहले से ही उसके लिए रिजर्व्ड है। वे पूछते हैं कि उन्हें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए
थे कि उसके पास कुछ पैसे हैं, वह अभी तक आया भी नहीं है, तो वे पहले उन्हें अंदर जाने दे सकते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये रिच ब्रेडी किस लेवल का है, लेकिन वे उन्हें गिल्ड में रिपोर्ट करने वाले हैं। तभी उनमें से एक आदमी पीछे की ओर उठ जाता है और उसका होमी ड्यूक न्यूकम के चेहरे पर मारने जाता है, लेकिन ड्यूक न्यूकम अटैक डॉज कर देता है। लोग डिसबिलीफ में पूछते हैं कि उसकी बी रैंक स्किल अर्थ स्पाइन काम क्यों नहीं की। ड्यूक न्यूकम खुद को मेटल में बदल लेता है और कहता है कि इससे उसे इच भी नहीं होता। वह आदमी समझ जाता है कि ये बुरा है, क्योंकि ये स्किल अब तक जिस पर भी इस्तेमाल की गई थी उसे पियर्स कर देती थी। मतलब यह आदमी एक मॉन्स्टर है। ड्यूक उसकी आर्म्स पकड़ता है और फिर हेडबट करता है, जिससे उसके दांत उड़ जाते हैं। स्पेक्टेटर्स कहते हैं कि वे दोनों लेवल 7 और लेवल 8 थे, फिर भी कुछ भी किए बिना इंस्टा बॉडीड हो गए। और फिर हमें पता चलता है कि ड्यूक का नाम अगा है, लेकिन उसे ड्यूक ही कहेंगे। वह लेवल 12 मेटल एलिमेंट यूजर है। ड्यूक कहता है कि वह किसी को भी माफ नहीं करेगा जो राय की परमिशन के बिना स्टेज में एंटर करने की कोशिश करेगा, और अगर वे रेजिस्ट करेंगे तो वह उन्हें भी इन्हीं दो की तरह बना देगा। वे यही सड़ेंगे और किसी को भी उनकी मदद करने के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। दूसरे गार्ड्स उसे कहते हैं कि ज्यादा ओवरडू ना करे, क्योंकि ट्रैश उन्हें देख रहा है। ड्यूक उस आदमी को फेंक देता है और इत्सुकी उसे पकड़ लेता है। स्पेक्टेटर्स कहते हैं कि वह तो मर चुका आदमी है, क्योंकि वह लेवल 0 है और ड्यूक के मना करने के बावजूद मदद कर रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने उसके पास खड़ी उस वुमन को कहीं देखा है। ड्यूक कहता है कि उसने उन्हें बताया था कि रेजी की परमिशन के बिना कोई यहाँ से नहीं गुजरेगा, और अगर गुजरा तो उन्हीं दोनों की तरह होगा, इसलिए चले जाओ। इत्सुकी कहता है कि इसका मतलब है कि स्टेज में एंटर करने के लिए उसे डिफीट करना होगा। एग कहती है कि वह एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करेगी, क्योंकि इस तरह की सेल्फिशनेस अलाउड नहीं होगी, लेकिन इत्सुकी कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि नेंटो ने उससे कहा था कि अगर उसे कुछ सही लगता है तो कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बिना उसे करना चाहिए। फिर वह आगा से कहता है कि लोगों का इलाज करे। ड्यूक कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि इस गाय का क्या सीन है। वह लेवल 0 है, फिर भी बिना किसी डर के उसका सामना कर रहा है, और ये जरूर उसके रेयर जॉब की वजह से है, लेकिन लो की वह प्रेशर फील कर रहा है, भले ही उसके पास 12 लेवल की लीड है। ऑफ कोर्स क्योंकि उसके स्टैट्स प्राइवेट है, ड्यूक सोचता है कि उसका एडवांटेज है, क्योंकि उसका टोटल 600 है। लेकिन वह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वह देखता है कि इत्सुकी एक इंस्टेंट में डिस्टेंस क्लोज करता है और उसे सीधे चेहरे पर हिट करता है। हर कोई सरप्राइज्ड है कि वह इतना फास्ट है। उनमें से एक कहता है कि लेवल 8 पर भी वह शायद उसके साथ कीप अप नहीं कर पाता। हालांकि हम देखते हैं कि ड्यूक की खुद को मेटल में बदलने वाली एबिलिटी की वजह से अटैक में कोई डैमेज नहीं हुआ, और इत्सुकी भी ये रियलाइज कर लेता है। ड्यूक कहता है कि उसकी स्पीड अच्छी है, लेकिन उसके पास पावर की कमी है और वह जमीन पर जोर से स्लैम करता है। इत्सुकी कहता है कि लेवल 10 से ऊपर के एनिमी पर सरप्राइज अटैक सक्सीड करने के लिए उसे थंडर क्लैप से अपनी एजिलिटी बढ़ानी होगी। हम देखते हैं कि उसके स्टैट्स अब 1000 से ऊपर टोटल कर रहे हैं, लेकिन उसका स्किल मिमेसिस एक्टिवेट हो जाता है और एबिलिटी का एनालिसिस शुरू कर देता है। वह कहता है कि अगर कोई स्किल इतनी थ्रेटनिंग है कि मिमेसिस ट्रिगर हो जाए तो उसे सीरियस होना पड़ेगा। नॉर्मल अटैक्स मेटलाइज्ड पार्ट्स की डिफेंस को ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए उसे फ्लैशी बिट्स को टारगेट करना होगा। जैसे ही वह किक के लिए जाता है, वह ब्लॉक हो जाती है और ड्यूक कहता है कि वह बहुत ज्यादा वीक है। इत्सुकी कहता है कि उसे लगता है कि वह उसकी टॉप स्पीड थी, और जब वह ऑफ गार्ड होता है तो वह थंडर क्लैप से स्पीड अप कर सकता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, ड्यूक ऑफ गार्ड हो जाता है, ये देखकर कि वह थंडर एलिमेंट यूजर है। और जैसे जैसे एनालिसिस प्रोग्रेस ऊपर और ऊपर जाता है, ड्यूक बस अटैक्स को ईट करता रहता है। लोग सरप्राइज्ड होते हैं कि वह अलग अलग जॉब्स की स्किल्स यूज कर पा रहा है, और कहते हैं कि शायद लेवल 0 सच में उसे डिफीट कर सकता है। ड्यूक दो इज सिटिंग, वहां वह पैनिक्ड हो गया क्योंकि उसकी बुरी तरह रॉक्ड हो रही थी। वह पूछता है कि जब वह लेवल 0 है तो इतना फास्ट कैसे है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वह हार जाएगा। वह कहता है कि वह अपनी आवाज तक नहीं उठा पा रहा। अपने बॉयज से कहता है कि देखना बंद करें, और अगर ये जारी रहा तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा। जैसे ही वह चिल्लाता है, उसके कपड़े फट जाते हैं और वह अपना पूरा शरीर मेटलाइज कर लेता है। वह कहता है कि वह पहले कभी इसमें सफल नहीं हुआ था, लेकिन उसके दबाव की वजह से वह कर पाया। वह उसे बताता है कि जो हिस्सा मेटलाइज्ड होता है वह डिफेंस को 50% बढ़ा देता है, और उसका गिफ्ट स्टेशनरी स्टेट में डिफेंस को और 50% बढ़ा देता है। दूसरे शब्दों में, उसकी करंट डिफेंस 500 से ऊपर है। वह उसे आधा काटने वाला था,
लेकिन उसे सफल बनाने के रिवॉर्ड में वह उसे आसानी से मरने देगा। सब कहते हैं कि उसके लेवल पर इतनी डिफेंस अनहर्ड ऑफ है और लगता है कि लेवल 0 कुक्ड हो चुका है। इत्सुकी कहता है कि अगर उसका गैस सही है तो वह बहुत ज्यादा माना यूज कर रहा है। तो अगर उसने अपने स्टैट पॉइंट्स ज्यादातर डिफेंस में डाले हैं तो उसका माना बहुत ज्यादा नहीं होगा। ड्यूक पूछता है कि वह कैसी बकवास कर रहा है, लेकिन असल में पसीने से तर है। सोच रहा है कि वह इतना शार्प क्यों है। इत्सुकी उससे कहता है कि चिंता मत करो, वह माना को धीरे धीरे खत्म करने जैसी टेडियस टैक्टिक नहीं अपनाएगा और इसे तुरंत खत्म करेगा। उसका प्रोग्रेस अब 100 है और एग कहती है कि चूंकि लोटस फ्लावर दिखाई दिया है इसका मतलब है कि वह फिर से स्ट्रांग हो रहा है। लोग सोचते हैं कि क्या यह लेवल 0 स्किल है, कहते हैं कि यह अटैक जैसा नहीं लगता। उसे एक एबिलिटी मिलती है जिसका नाम पेनिट्रेटिंग ट्रू स्फीयर है। ये एक परफेक्ट स्पीयर फायर करती है जिसकी ट्रेजेक्टरी फिक्स्ड होती है और ये डिफेंस को इग्नोर करती है, मतलब प्योर ट्रू डैमेज। इसमें इन्फिनिट स्केलिंग भी है क्योंकि हर बार जब वह अपने से ज्यादा डिफेंस वाले एनिमी को हराता है तो इसकी फ्लाइट स्पीड 100% बढ़ जाती है। इत्सुकी कहता है कि ट्रू डैमेज इनसेन है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फ्लाइट स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है। कोई भी इसे डॉज कर सकता है, इसलिए रिलीज का टाइमिंग क्रूशियल है। लेकिन अगर ओपोनेंट ऐसा सैंडबैग है तो उसे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वह अपनी डिफेंस पर इतना कॉन्फिडेंट है। वह इसे उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। उसके स्टैट्स टोटल 1000 है। वह आगे की ओर इशारा करता है, बॉल को उसकी तरफ एम करता है और कहता है कि इसे डॉज करना चाहिए। देखने वाले हैरान है कि लेवल 0 ऐसा स्किल यूज कर सकता है। कोई और कहता है कि यह जरूर ऑर्डर ब्रेकर एक्सक्लूसिव स्किल होगा और वे 4 क्लासेस में सबसे मिस्टीरियस है। मुझे नहीं पता कि 4 क्लासेस ही हैं या नहीं, लेकिन ट्रांसलेशन ऐसा ही है। अटैक उड़ने लगता है और बहुत स्लो है। सब उसे देखते हैं और कहते हैं कि क्या यही उसकी ताकत है, ये छोटा सा बॉल। वे कहते हैं कि ये तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ड्यूक पूछता है कि क्या वह सच में ऐसे टाइनी बॉल से उसे हिलाने की कोशिश कर रहा है। ये नाइव है। वह वहीं खड़ा रहता है और कहता है कि अगर यही उसका ट्रम्प कार्ड है तो उसकी मौत पैथेटिक होगी। लेकिन बॉल आगे बढ़ती रहती है और पास आते आते उसके आर्म में घुस जाती है और उसे पूरी तरह उड़ा देती है। इत्सुकी कहता है कि उसने उसे डॉज करने को कहा था और चूंकि वह ह्यूमन है उसने राइट आर्म पर सेटल किया, लेकिन अगर वह बीस्ट होता तो वह सीधे नेक पर एम करता। ड्यूक जमीन पर पड़ा चिल्ला रहा है अपनी उड़ी हुई आर्म के बारे में। इत्सुकी पूछता है कि सब क्या घूर रहे हैं। कहता है कि जल्दी करो और इस आदमी को हॉस्पिटल ले जाओ, इससे पहले कि वह ब्लीड आउट होकर यहीं मर जाए। वह कहता है कि वह खुद को दोहराने वाला नहीं है। वे अपने आदमी को उठाकर ले जाते हैं और स्पेक्टेटर्स हैरान है कि वह जीत गया। फिर बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं, उसे अपने साथ ज्वाइन करने को कहते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं। लेकिन वे उसे ये इन्फो देते हैं कि ड्यूक की डिफेंस स्टेज के मॉन्स्टर्स के बराबर है। इत्सुकी कहता है कि फ्लाइट स्पीड हर बार बढ़ती है जब यह अपने से ज्यादा डिफेंस वाले एनिमी को हराती है, और इसका मतलब है कि वह इस स्टेज में इसकी स्पीड बढ़ा सकता है। लोग पूछते हैं कि वह किसे पिक करेगा और वह कहता है कि वह अकेले जा रहा है। वे उसे पागल कहते हैं कि वह लेवल 15 एलीट स्टेज सोलो चैलेंज करना चाहता है और ड्यूक को हराने के बाद वह ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। वे मानते हैं कि वह स्ट्रांग है, लेकिन वह खुद से बहुत भरा हुआ है। एग उसे बताती है कि यहाँ के सभी बीस्ट्स की डिफेंस वैसी ही है जैसी उसने अभी लड़ी थी। उसके पास उन्हें हराने का स्किल तो है, लेकिन वह नहीं जानती कि क्या वह मैना सस्टेन कर पाएगा। वह उसे कहता है कि सब ठीक रहेगा और चिंता न करे। वह पूछती है कि कौन उसके लिए चिंता कर रहा है। वह सिर्फ इसलिए बता रही थी क्योंकि अगर वह मर गया तो उसके पिता उसे दोष देंगे। वह घायल लोगों की देखभाल करने जा रही है और वह जो चाहे कर सकता है। वह ये भी कहती है कि स्टोन ट्राइब में इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन वे ग्रुप्स में मूव करते हैं, इसलिए उसे अपने मैना के बारे में सावधान रहना चाहिए। कंजम्पशन। वह उससे कहता है कि वह समझ गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है वह कहता है कि सच में यहाँ उससे कहीं ज्यादा है जितना उसने सोचा था। वह कहता है कि एलीट स्टेज होने के कारण सभी के लेवल्स और स्टैट्स पहले से कहीं ज्यादा है। सबकी डिफेंस लगभग 300 के आसपास है और उनके स्टैट्स कुल मिलाकर 500 के करीब है। वह कहता है कि वह देखना चाहता है कि क्या ये लोग उसके लिटिल ऑर्ब्स के पैसिव की कंडीशन को पूरा करते हैं या नहीं, और वह उसे शूट करता है। मॉन्स्टर डॉज करने की कोशिश भी नहीं करता और ऑर्ब उसके पूरे शरीर को बरो करते हुए पार कर जाता है। वह उसे इंस्टा किल कर देता है, जो लेवल 9 का था। अब स्पीड 100% बढ़ जाती है। वह कहता है कि जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। दो और सीधे उस पर लीप करते हैं। वह कहता है कि ये लोग स्लो है और डॉज करने में खराब है, इसलिए ये उसकी इन्फिनिट स्केलिंग के लिए परफेक्ट फोडर है। ये बार बार चलता रहता है। जब वह दो और को मारता है तो हम देखते हैं कि उसके पास आधा माना बचा है। वह समझाता है कि हर शॉट 50 माना कंज्यूम करता है।
क्योंकि उसके पास 110 माना बचा है। इसका मतलब सिर्फ 2 शॉट्स, लेकिन 2 और उस पर चार्ज कर रहे हैं और बॉस ने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया है, यानी कुल 3 एनिमीज बचे हैं। ऐसी स्थिति में उसे एक ही शॉट में 2 को खत्म करना होगा। वह रेडी होता है और हवा में लीप करता है। जब वे एक दूसरे से हेडबट करते हैं, वह नीचे देखता है और एम करता है, कहता है कि ये परफेक्ट है और वह दोनों को गिरा देता है। ये डबल किल काउंट होता है। वह कहता है कि मैना खत्म होने से ठीक पहले की ये थकान बहुत टफ है और वह उम्मीद करता है कि एक दिन उसे मैना रिकवर करने वाला स्किल मिलेगा। लेकिन अब उसकी एबिलिटी 5 मीटर पर सेकंड पर है और वह रनिंग एनिमीज तक भी पहुंच सकता है। वह ऊपर देखता है और एक सरप्राइज अटैक आते हुए देखता है जो उसके आसपास का एरिया डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बी रैंक स्किल गिगेंटिफिकेशन एक्टिवेट करता है जो उसकी सारी मैजिक पावर को डिफेंस में बदल देता है। इत्सुकी कहता है कि ये चीज बहुत ज्यादा बड़ी है और वह थंडर क्लैप का इस्तेमाल करके अटैक्स डॉज करने लगता है। वह उसके आर्म के अलोंग दौड़ता है, सोचता है कि क्या वह इसे ट्रू डैमेज अटैक से गिरा पाएगा और कहता है कि कम से कम हेड को एम करना चाहिए। वह उसके स्कल के साइड से शॉट करता है। वह कहता है कि यह अच्छा नहीं है। भले ही वह पार हो गया, लेकिन डैमेज सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। मॉन्स्टर एक पंच सीधे उसकी तरफ करता है और वह समझ जाता है कि वह मिड एयर डॉज नहीं कर सकता। वह ब्लैक आइस से अटैक ब्लॉक करता है, लेकिन वह उसे पास की क्लिफ पर भेज देता है। ये उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा टफ है। आखिरकार उसका स्किल मिमेसिस एक्टिवेट होता है और वह कहता है कि इससे चीजें आसान हो जाती हैं क्योंकि इसने बड़ा होने के लिए स्किल यूज किया था। इधर राय का गार्ड फोन पर चिल्ला रहा है, पूछ रहा है कि क्या यह सच है। राय उसे कहता है कि आवाज नीचे रखे। गार्ड माफी मांगता है और कहता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया है। राय पूछता है क्या, और वह बताता है कि लगता है किसी ने ड्यूक को हरा दिया और स्टेज में जबरदस्ती घुस गया। री पूछता है कि वह क्या बकवास कर रहा है क्योंकि वह हमेशा ब्रैग करता था कि लेवल 30 से नीचे कोई उसकी डिफेंस तोड़ नहीं सकता। क्या इसका मतलब है कि लेवल 30 से ऊपर कोई आया है? गार्ड कहता है कि हाल ही में फेलिंग मोनोलिथ्स की संख्या बढ़ी है, इसलिए 30 से ऊपर के सभी अवेकेंड उसमें बिजी हैं और यहाँ आने का समय नहीं होगा। इसके अलावा ब्लेजिंग रॉक हंटिंग ग्राउंड्स के मेन चैलेंजेस लेवल 10 के आसपास है। री कहता है कि लेवल 10 ऐसा कर ही नहीं सकता। उसका बॉडीगार्ड भी सहमत होता है, कहता है कि अगर उसे टाइम मिला तो वह जांच करेगा। री कहता है कि जरूरत नहीं है, भले ही ओपोनेंट लेवल 30 हो, वह खुद यहाँ है। ये जगह टेनेशियस डिजास्टर बीस्ट और टाइम कंज्यूमिंग फाइट्स के लिए फेमस है, इसलिए अगर वे अभी निकले तो शायद टाइम पर पहुंच जाएंगे। गार्ड कहता है कि आइडेंटिटी जाने बिना कॉशन से आगे बढ़ना चाहिए। री कहता है कि वह बात 2 बार नहीं दोहराएगा। गार्ड मान जाता है, कहता है कि वह उसे पछताने पर मजबूर करेगा कि उसने उसके फैमिली से पंगा लिया। अब वापस इत्सुकी पर। एनालिसिस 100% पर है। वह कहता है कि अब उसे चूहे की तरह इधर-उधर भागने की जरूरत नहीं है। वह कहता है कि उसे कोई नया स्किल नहीं मिला। शायद इसने फोर्सफुली उसके ट्रू डैमेज को लेवल अप कर दिया और ऐसा ही हुआ। इसमें नया इफेक्ट जुड़ता है जिसमें वह एडिशनल मैना कंज्यूम करके साइज एडजस्ट कर सकता है। पैसिव इफेक्ट 100% से 200 पर चला जाता है। वह कहता है कि वह इसे तुरंत टेस्ट करना चाहता है। उसके स्टैट्स भी काफी बढ़ गए हैं। वह अपनी सारी मैना कंज्यूम करके सबसे बड़ा ओब बनाता है। लोटस फ्लावर ब्लूम होता है और ओब शूट होकर मॉन्स्टर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, लगभग उसे ओब्लिटरेट कर देता है। वह समझ जाता है कि शायद उसने ज्यादा कर दिया। इत्सुकी कहता है कि उसने सारी मैजिक पावर कंज्यूम कर ली, लेकिन उसने इतने बड़े अटैक की उम्मीद नहीं की थी। अब इसकी स्पीड 7 मीटर्स पर सेकंड है और अगर वह इस स्टेज को 2 बार और क्लियर कर ले तो ये लगभग एक कार जितना फास्ट हो जाएगा। वह कहता है कि पैसिव इफेक्ट सच में ब्रोकन है। लोटस एक्सप्लोजन वाला पैसिव सभी स्किल्स की रेंज बढ़ाता है और इसका मतलब है कि दूसरे स्किल की फ्लाइट डिस्टेंस बढ़ने से फ्लाइट स्पीड भी बढ़ती है। अगर वह एक्सप्लोसिव पैसिव को बढ़ाता रहा तो एक दिन वह डिजास्टर स्पिरिट बीस्ट को हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजार मीटर्स दूर से हरा सकेगा। बाहर सब देखते हैं कि उसने इसे 3 मिनट्स के अंदर क्लियर कर लिया है। रिकॉर्ड अपडेट होता है। सब हैरान है, कहते हैं कि उसने सबको एक ही शॉट में मार दिया होगा, लेकिन वे कंफ्यूज्ड हैं कि वह अब भी लेवल 0 क्यों है। कहते हैं शायद नोटिफिकेशन बग था। वे कोपियम भी लेने लगते हैं, कहते हैं कि उसके कपड़े बस थोड़े गंदे हैं, इसलिए वह क्लियर नहीं कर सकता। एज कहती है कि उसने एक बार फिर बिना स्क्रैच के कर दिया और यह सोचकर कि उसने वू जिन का रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया, वह उसे लगातार सरप्राइज कर रहा है। वह उससे कहती है कि यह सरप्राइजिंगली फास्ट था। वह कहता है कि असल में यह काफी वीक था, लेकिन इसकी डिफेंस स्ट्रांग थी, फिर भी वह पार कर गया। फिर वह पूछता है कि उसके आसपास उड़ती हुई बटरफ्लाई क्या है। वह कहती है कि उसका जॉब शिकिगामी यूजर है और यह बच्चा उसका शिकिगामी है। इसका नाम जेड बटरफ्लाई है।
वह कहता है कि उसने पहली बार शिकिगामी देखा है और ये प्रिटी है। वह सोच रहा था कि कितने तरह के जॉब्स होते हैं। वह कहती है कि ये कॉमन नॉलेज है। जॉब्स 4 टाइप्स में डिवाइडेड है और वह पहले ही 3 देख चुका है। पहला है एलिमेंटलिस्ट, उनके पास पावर होती है, 7 एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने वाला। ये अवेकनर्स में सबसे कॉमन जॉब है और इसका बेस कॉम्बैट पावर भी सबसे ज्यादा होता है। उसके क्लासमेट ओइंकी और पहले वाला ड्यूक दोनों इसी टाइप के हैं। दूसरा है शाइकागामी यूजर। वे ऐसे शाइकागामी समन कर सकते हैं जो सिर्फ उन्हीं के आदेश मानते हैं और उनका शाइकागामी उस क्रीचर के जम के पल से ही उनके साथ होता है। वह उसे पूछती है कि क्या उसके कोई सवाल है। हम ये भी जान पाते हैं कि वह लेवल 6 है। वह कहता है कि उसका लेवल उसके शिकागामी से कम है और पूछता है कि क्या वह सच में एक वेटरन अवेकनर है। यह बात उसके सीने में तीर की तरह लगती है। वह कहती है कि वह बहुत ब्लंट है, फिर समझाती है कि अफसोस की बात है कि शाइकागामी भी एक्सपीरियंस अब्सॉर्ब करते हैं और लेवल अप करते हैं, इसलिए वे हमेशा अपने मास्टर के लेवल से ऊपर रहते हैं। वह कहता है कि ऐसे में शिकागामी यूजर से लड़ते समय सीधे यूजर को टारगेट करना ज्यादा तेज होगा। वह फिर कहती है कि वह एक बार फिर कोई अजीब मर्डरस एनर्जी फैला रहा है। फिर वह बाकियों के बारे में पूछता है क्योंकि उसने अब तक सिर्फ 2 ही बताए हैं। वह कहती है कि तीसरा सबसे मिस्टीरियस जॉब है जिसके बारे में सबसे कम जानकारी है और वही ऑर्डर ब्रेकर है जो उसका जॉब है। ये मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि हर ऑर्डर ब्रेकर की एबिलिटीज अलग अलग होती हैं, जैसे उसका ब्लू लोटस फ्लावर। कुछ अपने बॉडी साइज को इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ इनफाइनिट क्लोन्स बना सकते हैं। ऐसे ऑर्डर ब्रेकर्स भी हैं जो अपने शरीर को रबर की तरह स्ट्रेच कर सकते हैं। जनरल जॉब स्किल्स को 4 रैंक्स में बांटा गया है, C से S तक, लेकिन ऑर्डर ब्रेकर्स के पास सिर्फ Z रैंक स्किल्स होती है जो फ्रेमवर्क के बाहर एग्जिस्ट करती है। वह कहती है कि ऑर्डर ब्रेकर्स को स्पेशल इसीलिए माना जाता है क्योंकि उनकी यूनिक एक्सक्लूसिव स्किल्स होती है। अगर कोई एनिमी उनकी स्किल्स जान ले तो ऑर्डर ब्रेकर अपना सबसे बड़ा वेपन खो देता है। इसी वजह से उसके फादर ने उसे इसके बारे में पूछने पर डांटा था। लेकिन वह ऑर्डर ब्रेकर्स के बीच भी एक इरेगुलर एग्जिस्टेंस है। जितना उसने कंफर्म किया है वह कम से कम 3 स्किल्स यूज कर सकता है और उनमें से 2 ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ एलिमेंटल्स यूज कर सकते हैं। वह कहता है कि टीचर यहाँ नहीं है जो उसे रोक सके अगर वह ज्यादा यापिंग करे। फिर वह पूछता है कि आखिरी जॉब क्या है। उसने उसके बारे में कभी सुना भी नहीं। वह बताने ही वाली होती है लेकिन कहती है कि वह उसे एक्चुअली देखेगा और यह उसकी सजा है क्योंकि उसने कभी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वह मान जाता है और वह कहती है कि जिन लोगों को उसने पहले बचाया था वे सेफ है। फिर वह पूछती है कि इसके बाद वह क्या करना चाहता है। वह कहता है कि वह स्टेज को कुछ और बार क्लियर करने वाला है। वह कहती है कि उसे सच में कुछ भी नहीं पता और स्टेजेस का कूल डाउन टाइम होता है। यह वाला खास तौर पर लंबा है, इसलिए कम से कम 2 डेज बाद ही वैसे फिर क्लियर कर पाएगा। वह कहता है कि उसने सच में इसकी उम्मीद नहीं की थी। कोई वंडर नहीं कि वह रैजी ड्यूड स्टेज पर डोमिनेट करना चाहता था। अगर वह ट्रू डैमेज अटैक के स्टैट्स नहीं बढ़ा सकता तो वह लोटस एक्सप्लोजन को ही बढ़ाएगा और पूछता है कि क्या किसी स्टेज में बीस्ट्स की बड़ी संख्या होती है। वह कहती है कि एक स्टेज उसके दिमाग में है। वह स्टेज हाई लेवल का नहीं है लेकिन नंबर्स पागलपन वाले हैं। लो एस्टिमेट पर भी कम से कम 100 बीस्ट्स है और बहुत से अवेकनर्स सिर्फ नंबर्स देखकर ही पीछे हट जाते हैं। वह पूछती है कि AOE स्किल के बिना वह क्या करेगा। वह कहता है कि ऑब्वियसली वह जा रहा है। उसे जाहिर है इसके बारे में नहीं पता क्योंकि उसने पिछली बार जब वह स्टेज में था तब ये नहीं देखा था। वह कहती है कि AOE स्किल के बिना उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन वह कहता है कि उसे चिंता न करे। ये सब लोग सुन लेते हैं और कहते हैं कि ये पागलपन है कि वह इसके लिए इतना बोल्जी है और उसका जमीन पर घिस रहा होगा। मीनवाइल राय आखिरकार पहुंचता है और पूछता है कि क्या यहाँ सच में एक भी इंसान नहीं है। उसका गार्ड कहता है कि लगता है टारगेट्स पहले ही निकल चुके हैं। राय कहता है कि सिर्फ 30 मिनट्स हुए हैं। पूछता है कि क्या उसने सच में इतनी तेजी से क्लियर कर लिया। गार्ड कहता है कि यकीन करना मुश्किल है लेकिन ऐसा ही लगता है। फिर पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। राय गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि क्या उसके स्किल्स के कोई मैजिक ट्रेसेस है और उन्हें उसे ट्रैक करना चाहिए। फिर वे उसे जिंदा पकड़ेंगे और टॉर्चर करेंगे। सीन किसी और पर जंप करता है। वह कहता है कि उसने कभी नहीं सुना था कि रेजी के पास इतना स्ट्रांग आदमी है और उसे असैसिनेशन रिक्वेस्ट नहीं लेनी चाहिए थी। अगर उसके पास अर्थ एस्केप टेक्निक नहीं होती तो वह मारा गया होता।
और चूंकि वह यहाँ तक आ गया है, उसे सेफ होना चाहिए। तभी एक वुल्फ सीधे उस पर कूदता है और उसका गला काट लेता है। एक आदमी कहता है कि लगता है उसे कुछ कहना है, और अगर है तो वह डॉग को थोड़ा ईज अप करने देगा। आदमी पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा। वह कहता है कि उसकी नोज शार्प है और जो सेंट ऑफ डेथ वह देता है उसे वह महसूस कर सकता है। वह हंटिंग हाउंड चार्ल्स है। वह आदमी भीख मांगता है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन चार्ल्स कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि रैजी उस पर गुस्सा करेगा। इसके अलावा उसका डॉग डेथ, काफी समय से उसने ह्यूमन मीट नहीं खाया था और वह उससे कहता है कि आगे बढ़ो और खाना शुरू करो। ये किसी डे केयर में पिटबुल जैसा है। वह कहता है कि आखिरकार ये लेवल अप हो गया है और हम देखते हैं कि ये एक B- रैंक स्किल है और ये एक शाइकागामी समन है। इसके स्टैट्स भी काफी डिसेंट है। फिर उसे एक फोन कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि राय पहले ही अपना काम खत्म कर चुका है। तभी उसे ड्यूक के बारे में बताया जाता है, जो पूछ रहा था कि क्या किसी ने उसे सच में किसी वीक पॉइंट पर मारा है या कुछ और, क्योंकि उसकी डिफेंस बहुत ज्यादा है। अपना नया टास्क मिलने के बाद वह अपने समन, जिसका नाम स्पार्कलिंग कपकेक है, से कहता है कि अब उनके नए प्रे का शिकार करने का समय है। वह लोकस्ट वेस्टलैंड नाम के स्टेज की ओर जाता है और पूछता है कि क्या यही सच में वह जगह है। वह कहता है कि जहां तक उसकी नजर जाती है वहां सिर्फ व्हीट फील्ड्स है और सोचता है कि क्या यहाँ सच में इतने सारे मॉन्स्टर्स हैं। वह कहती है कि डिजास्टर बीस्ट्स इस दुनिया पर हमला करते समय उन एनवायरनमेंट्स को चुनते हैं जो उन्हें पसंद होते हैं। इसलिए एनवायरनमेंट से बीस्ट के टाइप का अंदाजा लगाना एक अवेकनर के लिए एसेंशियल स्किल है। वह कहता है कि उसे समझ में आ गया, लेकिन यहाँ तो एक रिसेप्शन डेस्क भी नहीं है। वह कहती है कि इस स्टेज का डेंजर लेवल जो लिस्ट किया गया है उससे कहीं ज्यादा है, इसलिए वे इसे डिसमेंटल करने पर भी चर्चा कर रहे हैं। वह कहता है हालांकि ये उस स्टेज से लोअर लेवल है जहां वह अभी गया था, फिर भी वे इसे डिसमेंटल क्यों करेंगे। वह कहती है एक नॉर्मल स्टेज में अगर तुम जीत नहीं सकते तो भाग सकते हो, लेकिन यहाँ बीस्ट्स अग्रेसिव है और उनकी नंबर्स असामान्य रूप से बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर उसने थोड़ी सी भी गार्ड डाउन की तो वह अनगिनत लोकस्ट से गिर जाएगा और जिंदा खा लिया जाएगा और अंत में सिर्फ उसकी हड्डियां बचेंगी। वह कहता है कि यह सुनकर अच्छा लगा कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। वह पूछती है कि क्या वह सच में मरने के लिए इतना उतावला है। वह कहता है कि वह इतना डेस्परेट नहीं है कि बग्स द्वारा खाया जाना चाहे। वह अपनी रिस्ट का इस्तेमाल करके स्टेज में प्रवेश करता है। वह कहती है कि उसके एटीट्यूड से तो वह ठीक लग रहा है और उसने सारी वार्निंग्स के बावजूद एंट्री ले ली, इसलिए अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी उसी की है। फिर वह सोचती है कि क्या करे, क्योंकि वह उसे यह बताना भूल गई कि जब तक वह बॉस को नहीं हराता वे एंडलेसली स्पोन होते रहेंगे। वह अंदर जाकर उसे बताने ही वाली होती है, तभी उसे कुछ महसूस होता है। वह मुड़कर देखती है और चार्ल्स और स्पार्कलिंग कपकेक को देखती है। चार्ल्स कहता है कि वह असल में किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन अंदर हम देखते हैं कि इत्सुकी कह रही है कि यह जगह काफी डेसोलेट है। अंदर वह लोकस्ट्स को जगाने के लिए ताली बजाने लगता है। उनमें से कुछ उड़ने लगते हैं और वह कहता है कि उनके इंडिविजुअल लेवल्स बहुत लो है, लेकिन वे लोटस एक्सप्लोजन्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है। वह कहता है कि उनमें से किसी के पास भी इस्तेमाल करने लायक एबिलिटीज नहीं है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वह कहता है कि यह उसके लिए बेहद कन्वीनियंट है, क्योंकि अगर वे ग्रुप बना ले और उसकी स्किल की रेंज में आ जाएं, तो वह उन्हें एक साथ क्रश कर देगा। वे उड़कर उसकी ओर आने लगते हैं और वह अपनी लोटस एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है। एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं कि स्किल की एक्सप्लोजन रेंज बार बार बढ़ती जा रही है, क्योंकि वह अपने इनफाइनिट स्टैट्स को फार्म कर रहा है। स्किल मैना कंज्यूम करते हुए लेवल अप भी होती जाती है। हम देखते हैं कि वह पहले ही 110% पर पहुंच चुका है। वह कहता है कि इसका मतलब है कि उसने एक ही बार में 110 को हरा दिया। वह कहता है कि इसके लिए उसके मैना आउटपुट का सिर्फ 10% ही काफी होना चाहिए और उसकी रिमेनिंग मैना और रिकवरी रेट को देखते हुए वह शायद 10 और शॉट्स फायर कर सकता है, और अगर वह हर बार 100 करता रहा तो उसकी रेंज 1000% से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर स्टेज में कूल डाउन नहीं होता तो यह सब बहुत स्मूथ होता। वह इससे ज्यादा इस बात से हैरान है कि चैलेंज सक्सेस मैसेज दिखाई नहीं दे रहा। उसकी स्किल मिमिस, एक सी रैंक स्किल जिसका नाम मदर्स विल है, की एबिलिटी डिटेक्ट करती है। वह हैरान होता है कि सर्वाइवर्स हैं और भी स्वार्म होकर आने लगते हैं।
वह कहता है कि ये जरूर बॉस की स्किल होगी और वह गार्ड डाउन नहीं कर सकता क्योंकि उसने मान लिया था कि कोई बॉस नहीं है और ये उसके लिए लकी है कि वह लोटस एक्सप्लोजन से फिर से अपनी स्किल रेंज बढ़ा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि उसे नहीं पता बॉस कहाँ है। ऐसे में उसे सारे छोटे दुश्मनों को हराना होगा जब तक बॉस खुद को रिवील नहीं करता। इसी दौरान वह अपनी एबिलिटी के लिए फिर से 100% फार्म करता है और पूरे ग्रुप को उड़ा देता है। वह कहता है कि अब इसकी रेंज 16 मीटर्स डायमीटर तक पहुंच चुकी है और इसका इफेक्ट सच में नट्स है। लेकिन उसने इतने सारे दुश्मनों को मार दिया है, फिर भी उसे बॉस का जरा सा भी अंदाजा नहीं मिला है। हम देखते हैं कि बॉस असल में अंडरग्राउंड है। जैसे ही वे दरारों से बाहर निकलते हैं, वह हैरान होता है कि वे फिर से स्पॉन हो रहे हैं। अमीसिस के एनालिसिस के चलते वह कहता है कि वह लोटस एक्सप्लोजन को अब सिर्फ 9 बार और यूज कर सकता है और चाहे वे कितनी भी बार दिखाई दे, वह उन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय करेगा क्योंकि वह इस फैक्ट का पूरा फायदा उठाएगा कि वह इनफाइनेटली ग्रो कर सकता है। वह ये काम बार बार करता है जब तक कि वह इसे लगभग 7 बार लगातार नहीं कर लेता। हम देखते हैं कि उसकी रेंज 990% बढ़ चुकी है और अब उसका डायमीटर 54.5 मीटर्स है। वह कहता है कि उसने अब तक 9 स्वॉर्म्स को हरा दिया है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक और एक्सप्लोजन के लिए ही मैना बचा है। फिर भी ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर्स का सच में कोई अंत नहीं है। बॉस के दिखाई देने का भी कोई साइन नहीं है। एक ऑप्शन यह है कि वह स्टेज से रिट्रीट कर जाए और एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद इसे फिर से चैलेंज करे, लेकिन यह तो कोई थर्ड रेट ही करेगा। चाहे डिजास्टर बीस्ट्स कितने भी हो, वह उन सबको मार डालेगा। वह एक और एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है। ये फील्ड के आधे हिस्से को कवर कर लेता है। वह कहता है कि इससे उसे थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय ऐसा लगता है कि नंबर्स बिल्कुल भी कम नहीं हुई हैं। वह इस बात से ज्यादा हैरान होता है कि बीस्ट्स साइज में छोटे होते जा रहे हैं और अब उसे समझ आता है कि बॉस उन्हें इन्फिनिटली प्रोड्यूस कर रहा है। वह कहता है कि अगर ऐसा है तो चाहे वह कितनी भी स्ट्रगल करे, जब तक बॉस को नहीं हराता सब बेकार है। उसकी मैना एग्जॉस्टेड हो चुकी है, लेकिन उसका एनालिसिस जल्द ही कंप्लीट होने वाला है और जैसे ही ये पूरा होता है, हम देखते हैं कि वह मैना डिटेक्शन एबिलिटी एक्वायर करता है। ये उसे मैना कंज्यूम करके अपने आसपास मैना के फ्लो को सेंस करने की इजाजत देती है। कोइंसिडेंटली इसकी रेंज वही है जो उसकी लोटस एक्सप्लोजन की है। जब भी वह किसी एनिमी यूनिट को सेंस करता है, वह अपनी मैना का 10% रिकवर कर लेता है। वह कहता है कि अब तक उसे मिली हर स्किल पूरी तरह से बस्टेड है, लेकिन उसने आहा को काफी देर तक इंतजार करवाया है, इसलिए उसे अब स्टेज खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इस स्किल को एक्वायर करने की वजह से उसके स्टैट्स फिर से 40 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और वह डिटेक्ट करना शुरू करता है कि कहाँ यह पूरे मैदान में धड़कने लगता है, जब तक कि वह इसे जमीन के नीचे दबा हुआ नहीं ढूंढ लेता। वह कहता है कि अब उसे पता चल गया है कि यह कहाँ है। फिर वह अपना ट्रू डैमेज अटैक तैयार करता है और कहता है कि देखना चाहता है कि यह अपने बच्चों को डाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करे, लेकिन वह बेकार होने वाला है। हमले की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ये 120 मीटर्स हो चुकी है। ये जमीन में सुरंग बनाता है, जिससे बॉस बाहर उठ जाता है। जैसे ही ऐसा होता है, वह थंडर क्लैप से दूरी पाटता है और ब्लैक आइस का इस्तेमाल करके अपने चारों ओर आर्मर बनाता है और नीचे की ओर वार करता है, जिससे वह टुकड़ों में टूट जाता है। वह कहता है कि क्वीन को खोने से वे अराजकता में आ गए हैं और वह उन्हें जल्द ही उनकी मां के पास भेज देगा, क्योंकि वह डिटेक्शन के लिए उन्हें फिर से फार्म करना शुरू कर देता है। इसका साइज 1200% बढ़ गया है, रेंज 65 मीटर्स है और ट्रू डैमेज डिस्टेंस 131 मीटर्स है। वह कहता है कि यह एक बहुत अच्छी हार्वेस्ट थी और जैसे ही कूल डाउन रीसेट होगा, वह फिर से इसे चैलेंज करेगा और दोबारा फार्म करेगा और एक्सप्लोजन रेंज को कम से कम 5 डिजिट्स तक ले जाने की कोशिश करेगा। वह 17 मिनट्स का नया रिकॉर्ड हासिल करता है। वह कहता है कि एजा जरूर वरीड होगी और शायद उसके लौटने पर कोल्ड एक्ट करेगी, लेकिन वह जानता है कि वह काइंड और केयरिंग है और उसे यह भी पसंद है कि वह कोल्ड है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, वह कहता है कि उसे वरी कराने के लिए खेद है, लेकिन अचानक उसकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं जब वह उसे चार्ल्स द्वारा पकड़े हुए देखता है। वह कहता है कि यही वह आदमी होना चाहिए जिसे राय ढूंढ रहा है। चार्ल्स कहता है कि वह उससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस हालत में भी वह बिल्कुल नहीं बोली। इत्सुकी उसे छोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह उसे सिर्फ एक बीटिंग देकर छोड़ देगा। चार्ल्स हंसता है और कहता है कि उसे इतना कॉकी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ लेवल 0 है। इत्सुकी तुरंत थंडर क्लैप का इस्तेमाल करके दूरी मिटा देता है। चार्ल्स घबराकर अपने डॉग को पुकारता है कि वह उस अटैक को टैंक करे।
जैसे ही ऐसा होता है, मिमेसिस एक्टिवेट होने लगती है क्योंकि उसने पहचान लिया है कि ये एक शाइकागामी है। इत्सुकी कहता है कि इसका मतलब है कि टोपी वाला आदमी एक शाइकागामी यूजर है। चार्ल्स कहता है कि उसकी मूवमेंट्स वेस्टफुल नहीं है और उसकी स्पीड तेज है, इसलिए ड्यूक हार गया। इसमें कोई हैरानी नहीं है, शायद उसे मेटल में बदलने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन उसके पास स्पार्कलिंग कपकेक और एक हॉस्टेज दोनों है। वह उसका गला दबाने लगता है। इत्सुकी उसका नाम चिल्लाता है। उसी पल जब इत्सुकी की स्किल्स 34% पर है, स्पार्कलिंग कपकेक मौका देखकर उसे काटने की कोशिश करता है। चार्ल्स कहता है कि उसके बाइट फोर्स से कोई भी एनिमी जिसकी डिफेंस स्टैट 300 से कम हो कुचला जा सकता है। सबसे अच्छी उम्मीद यही है कि उसका हाथ उखड़ जाए, लेकिन वह हैरान रह जाता है क्योंकि न सिर्फ वह उसका हाथ नहीं काट पाया, बल्कि इत्सुकी ने ट्रू डैमेज बीम का इस्तेमाल करके उसके सिर के नीचे एक छेद कर दिया। इत्सुकी कहता है कि बिना शाइकागामी के एक शिकागामी यूजर लगभग डिफेंसलेस होता है। एनालिसिस प्रोग्रेस अब 77% हो चुका है। चार्ल्स कहता है कि शायद वह नहीं जानता क्योंकि वह रुकी है, लेकिन उसका पेट रिवाइव हो सकता है। उसके डॉग के पास बी रैंक स्किल रिस्पॉन डिजायर है, जो रिस्पॉन टाइम को बहुत कम कर देता है। वह इत्सुकी से कहता है कि वहीं बैठा रहे और स्पार्कलिंग कपकेक का प्रे बने। जैसे ही वह सरप्राइज अटैक के लिए आता है, इत्सुकी अपनी मैजिक डिटेक्शन का इस्तेमाल करता है। वह कहता है कि जब से उसे ये मिला है, तब से वह इसे लगातार इस्तेमाल कर रहा है और लगता है कि यह सही फैसला था। एनालिसिस जारी रहता है और वह कहता है कि यह लगभग पूरा होने वाला है और अगर ब्लू लोटस प्रकट हुआ तो चार्ल्स को शक हो सकता है। चार्ल्स कहता है कि उसकी स्पीड और पावर स्पार्कलिंग कपकेक से बेहतर है और उसके पास डिटेक्शन स्किल भी है, इसलिए वह इस तरह से सरप्राइज अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, अगा को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना। वह कहता है कि अगर उसने आगे और विरोध किया तो वह उसे मार देगा। इत्सुकी चाहता है कि ब्लू लोटस प्रकट हुए बिना ही एनालिसिस पूरा हो जाए, लेकिन एनालिसिस पूरा हो जाता है और उसे स्किल मिलती है, शाइकागामी ईटर। इस स्किल से वह बी रैंक या उससे नीचे के शाइकागामी को सीधे छूकर अपना बना सकता है, लेकिन वह सिर्फ 2 ही रख सकता है। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि लोटस प्रकट नहीं हुआ। वह कहता है कि यह अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि मिमेसिस सही तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ था, इसलिए वह पूरी तरह हील या रिकवर नहीं हुआ। वह कहता है कि इसका मतलब है कि ब्लू लोटस को स्किप करने की एक कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन क्योंकि लास्ट स्टेज में वह एक बार पूरी तरह रिकवर हो चुका था, इसलिए बिना हील हुए भी वह लगभग फुल पावर पर लड़ सकता है। और यह स्किल जिसे वह दूसरे शाइकागामी को चुरा सकता है, वाकई इनक्रेडिबल है और वह इसे अभी आजमाना चाहता है। जैसे ही वह उस आदमी के डॉग को खींचने वाला होता है, वह स्पार्कलिंग कपकेक के फोरहेड पर अपना हाथ रख देता है। स्पार्कलिंग कपकेक अटैक से लड़खड़ा जाता है और इत्सुकी उसे किक मारता है, जिससे वह उड़कर सीधे चार्ल्स के पास जा गिरता है। चार्ल्स स्पार्कलिंग कपकेक को यूजलेस कहता है और बोलता है कि उसने उसे सारा एक्सपीरियंस खिलाया, फिर भी काम ठीक से नहीं कर पाया। वह इत्सुकी को फिर से वार्न करता है कि अगर उसने कुछ भी किया तो वह उसकी गर्दन तोड़ देगा। अगा उससे कहती है कि उसकी चिंता मत करो, लेकिन इत्सुकी अपने हाथ उठाकर कहता है कि उसे मत छूना। चार्ल्स कहता है कि अगर वह शुरू से ही बिहेव करता तो उसे कभी दर्द नहीं सहना पड़ता। इत्सुकी उससे पूछता है कि वह उसे टारगेट क्यों कर रहा है, जबकि वह उससे कभी मिला भी नहीं। चार्ल्स कहता है कि अगर वह इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है तो वह बता सकता है, क्योंकि वैसे भी वह उस आदमी से मिलने वाला है। लेकिन राय बिना परमिशन उसके स्टेज में घुसने पर उससे फ्यूरियस है। वह अपना परिचय चार्ल्स के रूप में देता है और कहता है कि वह उसके ऑर्डर्स पर आया है। इत्सुकी कहता है कि वह राय से आमने सामने मिलकर ये मामला सुलझाएगा। चार्ल्स कहता है कि वह जल्द ही उससे मिलने वाला है और स्पार्कलिंग कपकेक अब उसके पैर नोच डालेगा। वह उसे याद दिलाता है कि अगर उसे उस औरत की जिंदगी की कीमत है तो इस बार उस स्किल से खुद को प्रोटेक्ट मत करना। वह स्पार्कलिंग कपकेक को उसके दोनों पैर नोच लेने का आदेश देता है। उसी समय इत्सुकी स्पार्कलिंग कपकेक से कहता है कि उसे यह साबित करना होगा कि वह उसके शाइकागामी बनने के लायक है। स्पार्कलिंग कपकेक चार्ल्स का आर्म काट लेता है और उसी मौके का फायदा उठाकर इत्सुकी अगा को पकड़ लेता है। चार्ल्स चिल्लाने लगता है और पूछता है कि उसका डॉग उसे ही क्यों काट रहा है। इत्सुकी कहता है कि यह अच्छा काम था और वह अगा को दिए गए दर्द को 100 गुना वापस करेगा। चार्ल्स गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि वह सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर वह उसके साथ टीम अप कर ले तो वह रिजी को लूर कर सकता है। इत्सुकी कहता है कि एक अच्छा प्रपोजल है। चार्ल्स मुस्कुराता है और कहा कि उसे खुशी सी है कि वह इसमें फंस गया और अचानक उसके चेहरे पर सरप्राइज अटैक करता है। इत्सुकी डॉज कर लेता है और कहता है कि वह अकेले ही राय को मारने के लिए काफी है। वह स्पार्कलिंग कपकेक को आदेश देता है कि अगा की तरह ही उसे धीरे धीरे तड़पाकर मार डाले। चार्ल्स कहता है कि यह बस हाथ फिसल गया था और रोने लगता है। जैसे ही
स्पार्कलिंग कपकेक उसके पास आता है। वह याद दिलाता है कि वही उसका मास्टर है और उसने उसे बहुत कुछ खिलाया है। स्पार्कलिंग कपकेक अपने जबड़े खोलता है और उसे फाड़ना शुरू कर देता है। इत्सुकी किसी से खाता है कि उसे पता है कि वो उसके स्टेज छोड़ने के बाद से उसे देख रहे हैं और पूछता है कि वे कब तक छिपे रहेंगे और सामने आने को कहता है। खेतों से कुछ लोग बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने सच में नोटिस कर लिया। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर कमेंट करें। आज का हमारा टारगेट है 200 लाइक्स, इसलिए वीडियो को पूरा सपोर्ट दे और उसे जमकर हाइप करें। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए वीडियो के साथ।